अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फ़राज़ हुसैन। नाजरीन, 22 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इंट्रा पार्टी का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे दिया गया। उस हवाले से अब पीटीआई ने बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। और तर्जमान पीटीआई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम जो कल वो अपनी जो पटिशन है हमने रेडी कर ली है, कल हम पेशावर हाई कोर्ट में दायर करेंगे और उम्मीद है कि कल ही इस दरख्वास्त पर समाअत भी होगी। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दरख्वास्त में हमने मौक़िफ़ अपनाया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। और उसी के साथ साथ आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 2018 में वो बग़ैर मेहनत के आई, लेकिन अब उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी। और उसी के साथ साथ जो साबिक़ जो है पीटीआई के मेंबर परवेज़ खटक साहब, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के, उन्होंने कहा कि जी हमें बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई है और हमने जी मुस्तरद कर दी है। हमने ये कहा है कि हमें नहीं बल्ले का निशान चाहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता बल्ले का निशान हो या ना हो। और उसी के साथ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत अहम सर्वे सामने आया है। एक अदारा है जी CPOR, उस अदारे की तरफ से एक सर्वे भी सामने आया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस अदारे के जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर साहब जनाब मोहसिन जावेद साहब, और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब वारिस रज़ा साहब और रज़ा सैयद साहब, और उनके साथ मोहतरमा सफ़ीना खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। सफ़ीना खान साहिबा, सबसे पहले आपके पास आऊँगा, सॉरी वारिस रज़ा साहब, आपके पास सबसे पहले आऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 22 दिसंबर फ़ैसले के बाद हालात जो हैं वो मज़ीद मुश्किल हो गए हैं। 3 बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, लेकिन एक जो बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका अभी भी शिकवा है और उन्होंने आस लगाई हुई है कि हमें जो इंट्रा पार्टी या इलेक्शन या बल्ले का निशान जो वापस मिल जाएगा। तो अगर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर सर क्या समझते हैं, उनका जो पार्टी के निशान से इलेक्शन में हिस्सा लेना या फिर उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वोट पर उनके असर पड़ेगा या नहीं? अच्छा फराज, आज फिर आपकी आवाज का थोड़ा सा मसला है। काइंडली अगर थोड़ा सा मुझे रिपीट करते हैं, मेरी कुछ समझ में आया है और कुछ समझ में नहीं आया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से अगर पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता, जो कि वो कल उधर दरखास्त दायर करने जा रहे हैं, पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा? बल्ले का निशान भी नहीं होगा उनके पास। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो है कि थोड़ा सा इसको कानूनी डिस्कस कर लें, कानूनी और आईनी तौर से, ठीक है ना। क्योंकि मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन कानूनी तौर से और आईनी तौर से इलेक्शन कमीशन जो है एक खुद मुख्तार इदारा है और आईनी इदारा है। आईनी इदारे की किसी भी फैसले को इवन के सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना चेंज कर सकती है, ना उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में दादरसी के लिए जाया जा सकता है या किसी भी हाई कोर्ट में दादरसी के लिए जाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि कालादम रिव्यू का ऑप्शन होता है और जाते हैं, तमाम सियासी जमातें करती हैं उसे। जी 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 जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि रिव्यू के लिए जाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूंकि इदारा एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे के मामलात में सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी नहीं कर सकती आईनी तौर से, ठीक है। और ये उमूमी तौर से होता रहा है हमारे यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को लिखने की भी कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के यानी जो बंदियाल जज जो थे, बंदियाल साहब, उस ग्रुप ने, अता उमर बंदियाल साहब ने अमेंडमेंट करने की यानी तब्दील करने की कोशिश की है और आइन के मुतसादिम फैसले भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो नहीं, लेकिन कमोबेश इलेक्शन कमीशन के अपनी पसंद के मुताबिक दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है ये यकीनन रिव्यू किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है,
लेकिन आया कि क्या इसमें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि आईनी तौर से और कानूनी तौर से इसमें जो है ना इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है ना रद्द करने में सुप्रीम कोर्ट, इवन के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी छोटी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके फैसले को टर्न डाउन नहीं कर सकती। तो सर हाँ, अगर बहुत मतलब वही बात कर रहा हूँ, सवाल यही है मेरा कि पीटीआई को अगर रिलीफ नहीं मिलता पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? ज़ाहिर है पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल जो है वो यकीनन खतरे में है। जी। और मेरे ख्याल में देखिए, पीटीआई जहनी तौर से इस बात के लिए तैयार भी है। और मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि पीटीआई आखिर में जो है इस इलेक्शन को जो है मौजूदा इलेक्शन के रिजल्ट्स को जो है ना वो यानी ऐसा रिजल्ट बनाना चाहती है जो कि मुतनाज़ा हो। तो लिहाजा मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है, और वो ऑप्शन आज नहीं कल आप मैं मेरी मेरी मेरे मेरा तज्जिया है, ज़रूरी नहीं है कि दुरुस्त भी हो, मेरा तज्जिया है कि वो बायकॉट करने की तरफ जो है ना इस ऑप्शन की तरफ वो जाएंगे। ठीक वो है। हाँ, यानी वो ठीक है। जो है ना आज़ाद ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार के ऑप्शन की तरफ वो ठीक है। जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, बायकॉट रजा कर। सैयद साहब, आपके पास मैं आऊँगा कि मतलब अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट कल या परसों जब भी समाअत करे रिलीफ मिल जाए पीटीआई को, तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकता है या अगर आप करेगा? मुझसे कानूनी जी अगर आप मुझसे कानूनी ऑप्शंस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो बिल्कुल मुमकिन है। जो जिस जिस सुपीरियर फोरम के अंदर ये फैसला चैलेंज हुआ है या किया गया है, वहाँ पर ये एग्जामिन किया जाएगा कि जो फैसला दिया गया उसका लीगल मेरिट क्या था। उसके लीगल मेरिट को वो एग्जामिन करेंगे। अगर उसके अंदर उनको लगेगा कि लीगल मेरिट पूरा नहीं है तो वो उसको मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इंडोर्स कर देते हैं उसके लीगल मेरिट को तो वो बात फिर मुख्तलिफ हो जाएगी। और फिलहाल बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। और जिस प्रोसीजरल वायलेशन को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सादिर किया है उसको कोई भी अदालत जो है वो अपहोल्ड ही करेगी। और ये बात जहन में रखी जानी ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अरकान होते हैं वो सब के सब जजेस होते हैं। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो बाकी जो मेंबरान हैं तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो कर रहे होते हैं वो बाकायदा सीनियर जजेस होते हैं। और उनकी जो कॉम्पिटेंसी होती है लीगल साइड पर जो रिस्पोंडेंस के हवाले से वो किसी भी तरह से हायर कोर्ट्स या सुपीरियर कोर्ट के जजेस से कम नहीं होती, उनके बराबर की तो होती है कम से कम। तो इसलिए कम लगता है मुझे इम्कान इस बात का कि तहरीक इंसाफ को कोई ख़ास रिलीफ मिल सकेगा इस सूरत हाल में। ठीक है जी। जनाब मोहसिन जवेद साहब, आपके पास आऊँगा। आपके अदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक सर्वे जारी किया है डिस्ट्रिक्ट लाहौर का। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो आपने सर्वे किया है ये कौन कौन से एरिया से किया गया है और किस तरह के लोगों से किया गया है? कहीं वो लोग तो नहीं थे जो किसी के साथ मतलब उनकी सियासी वाबस्तगी थी? जी, इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सर्वे है एक साइंस है, और ये जो पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए ये टूल जो है वेस्ट में बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। हमारे यहाँ पे ये रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये वेस्ट में जो है पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। तो हमने लाहौर में इसी सिलसिले में, चूँकि इलेक्शंस करीब हैं, तकरीबन 1.5 महीने का वक्त रह गया है, जी बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि क्यों ना कि लाहौर एक मेजर सिटी है, वहाँ से आवाम की राय ली जाए और देखा जाए कि वो जो है किस पार्टी को पसंद करते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, और वो अगले इलेक्शंस के नतीजे में किसको वज़ीर आला देखना चाहते हैं या किस पार्टी के नुमाइंदे को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। उस सिलसिले में हमने फिर ये सर्वे किया, और इसको हमने साइंटिफिकली एक मेथड होता है जिसमें सैंपल ड्रॉ किया जाता है। उस सैंपल को हमने लाहौर के जो टाउन्स हैं उस पे हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, और वहां से फिर हमने 101 लोकेशन जो है लाहौर की वो सिलेक्ट की, और उन 101 लोकेशंस पे हमने 1005 लोगों का फेस टू फेस इंटरव्यू किया है, जो कि कंप्लीटली साइंटिफिक एक तरीका है, उसके मुताबिक हमने किया। ठीक है। क्या ये जो आप लोग तादाद बता रहे हैं इनमें से मतलब कोई सियासी वाबस्तगी रखने वाला नहीं था?
जी देखिए, ये हमारा एक तरीकाकार होता है। इसमें जो हमारा इंटरव्यूअर जाता है, जो एरिया उसको असाइन किया जाता है, उस एरिया में जाता है, वहाँ पे वो एक घर पे दस्तक देता है और उस दस्तक देने के बाद जो रिस्पोंडेंट सेलेक्ट होता है, उसको रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करता है, उसके बाद 4 घर छोड़ता है और फिर वो 5वें घर पे जाके इंटरव्यू करता है। और इस तरीके से उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सियासी वाबस्तगी रखने वाले ही लोग हों, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि उसमें कोई ऐसा बंदा भी ना आए जिसकी सियासी वाबस्तगी ना हो, क्योंकि एज़ अ वोटर हम सबकी जो वोट करने वाले लोग हैं, उन सब की किसी न किसी पार्टी के साथ सियासी वाबस्तगी होती है। तो ये लेकिन ये है कि ये रैंडम तरीके से रैंडम वॉक के थ्रू किया गया है, और इसमें हो सकता है कि वो ऐसे लोग भी शामिल हों जिनकी किसी न किसी पार्टी के साथ सियासी वाबस्तगी हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये 1005 के 5 लोग जो हैं वो किसी सियासी पार्टी के नुमाइंदे हों, ऐसी ठीक बात है। नहीं है। सफ़ीना खान साहिबा, मैं आपके पास आऊँगा कि ये जो सर्वे होते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, जैसे ये सर्वे किया गया है CPOR की तरफ से, तो ये पाकिस्तान की सियासत या इलेक्शन पर कितने असरअंदाज हो सकते हैं? इसको अहमियत दी जाती है या नहीं? फराज, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सर्वेस को उस सूरत में बड़ा इंपॉर्टेंस देती हैं जब वो सर्वे उनके अपने हक में हो। जो ही वो अगर यही सर्वे अगर आज की किसी शख्सियत के हक में गया है और कल को यही अगर वो सर्वे किसी और के हक में करवा देते हैं या चला जाता है, तो वो कहेंगे कि ऐसे सर्वे तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में हो जाते हैं। सो क्रेडिबिलिटी तब तक ही होती है जब तक वो मेरे हक में है कोई भी सर्वे। जो ही वो सर्वे किसी और के हक में चले जाएगा, आप उस शख्सियत की, उस इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो सवाल उठा देती हैं। तो इसीलिए अगर इनका सर्वे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में गया है, तो वो इसको बड़ा अपनी वेबसाइट पे छापेंगी, अपने सोशल मीडिया के ये सर्वे रिपोर्ट हैंडल्स मैंने पे शेयर पढ़ी है करेंगी। और ये नून लीग के हक में ही गया है। अच्छा, ये नून लीग के हक में गई है, जी। तो बस फिर तो ये क्रेडिबल हो गया ना उनके लिए। और पीटीआई वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये क्रेडिबल नहीं है। और जो ही अगर ये कोई सर्वे जो है वो नून लीग के खिलाफ करवा देंगे, तो वो कहेंगे ये है क्या, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये तो पता नहीं फॉरेन फंडिंग इदारा है, ब्ला 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 सो ऑन। तो इन बेचारे इदारों की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे लगी होती है। जो ही एक तरफ टिल्ट किया नहीं, किसी एक की तरफ वो फेवर हो गया, तो दूसरे ने इनकी क्रेडिबिलिटी पे चैलेंज कर देना है। बट ये एक इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी करवाती हैं ऐसे सर्वेस, दिखाने के लिए कि देखें वोटर सपोर्टर जो है वो हमारे साथ है। मैं इनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हर जगह पे जैसे अपनी पसंद के एंकर भेजे जाते हैं इदारों में, गली मोहल्लों में, और फिर कहा जाता है कि देखें वो ज्यादा मेजोरिटी हमारी तरफ है। तो ये तो एक्चुअली में असल जो होती है ना, क्रेडिबिलिटी तभी पता चलती है कि जब आप कोई जलसा कर रहे होते हैं, वहां के आए हैं और कितने लोग आपने बाहर से बुला के जबरदस्ती फोर्सफुली वहां पर इकट्ठे किए हैं। तो ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करने का एक अवामी पल्स होती है जो सबको नजर आ जाती है। तो वो मेरे लिए ज्यादा क्रेडिबल वो होता है कि जो कोई जलसा हो रहा है अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, और वहां पर उसके लोकल मैं कह रही हूँ जिस जगह पर वो जलसा कराया गया, अगर लोकल लोगों की प्रेजेंटेशन है, तो डेफिनेटली वो पता चल जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का वजूद जो है ये ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक और है। जो ही अगर वो आप देखेंगे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो फोर्सफुली दूसरे एरिया से लोगों को ला के एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि उस एरिया में तो एटलीस्ट उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। ठीक है। और रज़ा सैयद साहब, आपके पास आऊँगा इसी सवाल के साथ कि जो सर्वे होते हैं, मतलब कि इलेक्शन पर या पाकिस्तान की सियासत पर कितने असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, सर्वे जो है ना, ये एक साइंटिफिक तरीक़ेकार होता है और ये साइंटिफिक मेथड दुनिया में तकरीबन हर जगह के जहाँ इलेक्शन होते हैं या वोटिंग होती है वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। सर्वे का काम सिर्फ सियासत के लिए नहीं होता, सर्वे का काम सेल्स के लिए भी होता है, सर्वे का काम जो है वो हेल्थ से रिलेटेड मामलात के लिए भी होता है। गर्ज ये कि हर वो डिसीशन के जो डेटा की बुनियाद पर लिया जा सकता है, उस डिसीशन को लेने से पहले सर्वेस करवाए जाते हैं। और सर्वे में स्पेशलाइजेशन रखने की हामिल बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि इस वक्त यहाँ मोहसिन जावेद साहब बैठे हैं, सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के। तो ये इन लोगों का काम ही यही है कि ये सैंपल साइज मुंतखब करके और उसमें से फिर आपको सर्वे करके आपको रिपोर्ट लाके दे देते हैं। सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप ब्लड टेस्ट करा लें अपना, तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आएगी उसके अंदर लिखी हुई, और अगर आपकी शुगर सही है तो सही आएगी, और अगर आपका ब्लड प्रेशर या आपके ब्लड में कोई चीज़ कम ज़्यादा है तो वो रिपोर्ट में वैसे ही आएगी। ऐसी कोई लैब नहीं होती पाकिस्तान में कम से कम के जहाँ जाके आप अपनी मर्जी से अपनी ब्लड शुगर कम या ज़्यादा जो है वो करवा सकें। अगर होती है तो बहरहाल मेरे में नहीं है।
इसी तरह से जो क्रेडिबल इदारे हैं पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के हवाले से, इन लोगों की रोजी रोटी चलती ही इनकी क्रेडिबिलिटी पे है। अगर ये लोग सही काम ना करें पैसे लेकर और इधर उधर से पैसे पकड़ के इन्फ्लुएंस लेके रिपोर्टें निकाल के दे दें तो इनकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगी। मैं चाहूंगा कि ये अभी हम पूछें मोहसिन जावेद साहब से कि ये जो आपने सर्वे किया इसमें कितना खर्चा आया आपका और ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? हाँ जी बताएं जी मोहसिन साहब। सर्वे किया, इसकी पेमेंट किसने की है आपको? मोहसिन साहब जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं जैसे कि पहले अर्ज कर रहा था कि चूंकि अभी इलेक्शंस में तकरीबन 1-1.5 महीने का वक्त रह गया है, तो अभी तक किसी भी अदारे की तरफ से कोई ऐसा सर्वे सामने नहीं आया था। तो बीइंग ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने ये अपनी जिम्मेदारी समझा कि हम एक ऐसा सर्वे करें कि जो जिससे पता चल सके कि लाहौर में क्या फील है। तो उस हवाले से हमने अपने तौर पे सर्वे किया और इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका थोड़ा सा इस हवाले से फंड होता है कि वक्तन फवक्तन अगर कोई ऐसा सर्वे करना पड़े तो वो उस अपने अखराजात पे उसको करवा सकते हैं। तो चूंकि ये सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं था और एक सिटी में था तो इस पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आया और ये है कि फिर हमने अपनी एक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए ये मतलब अफोर्डेबल था और आपने किया, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ठीक है जी। वारिस रजा साहब आपके पास आऊँगा कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो वो भी सिलसिला शुरू हो चुका है और दूसरी जानब बानी जो पीटीआई हैं उन्होंने लाहौर से और मियाँ वाली से अपने कागजात जमा करवाए हुए हैं। तो क्या उनको मतलब उनकी नहली भी बरकरार है अभी तक? क्या उनको रिलीफ मिलेगा और इलेक्शन लड़ पाएंगे या फिर उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया जाएगा? और अगर मुस्तरद कर दिया जाता है तो फिर ये कितना बड़ा धचका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं देखिए, धचका तो अभी तक बरकरार है और जाहिर है कि अच्छा। वो नाअहली हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाने में बाकायदा यानी ये कह दिया है कि वो नाअहली रहे जी तो धचका तो है। अब बात ये है कि वो रिलीफ लेने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना गालिबन जा रहे हैं, जी तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को देखेगा और मैं नहीं समझता कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, उस रोज शायद मैंने आपसे बात कर रहा था फराज के यानी वो जो इनके वकला हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस कदर काबिल हैं और किस कदर काबिल नहीं है, लेकिन उनकी काबिलियत जो है ना उसको यानी एक तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने धो दिया। और धोया ये कि आप ये देखें कि 5A का जो सजा थी वो 5B में कन्वर्ट कर दी गई। जी यानी 5A का मुकदमा लड़ना था जो 5B में जाकर वो लड़े। 5B का जो है ना रिलीफ जो है ना वो मिल सकता था यानी इमरान खान को। उसकी वजह ये है, उसकी बुनियादी वजह ये है, आप जानना चाहेंगे कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि 5A जो है आर्टिकल यानी फौजदारी आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है वो 2-3 साल की सजा का है और 2-3 साल की सजा जो है ना वो कोई भी अदालत खत्म कर सकती है, वो कोई भी अदालत जो है ना खत्म नहीं कर सकती। जबकि 14 साल की सजा का 5B का जो शिक है उसको अदालत जो है ना वो नल एंड वाइड भी कर सकती है और अदालत जो है ना खत्म भी कर सकती है और अदालत बरकरार भी कर सकती है। तो जहां उनके वकला से गलती हुई है वो ये है कि जो उनको प्ली लेना चाहिए था यानी 14 साल का यानी 3 साल का प्ली इस वजह से उन्होंने नहीं लिया शायद कि 14 साल के प्ली की वजह से शायद कि 3 साल में रिलीफ मिल जाए। लेकिन बात यह है कि वो तो यानी मौत उनकी जो नाअहली है वो तो है ही 3 साल की। तो इस वजह से ये एक बड़ा पेचीदा मसला बन गया उनके लिए और वो जाहिर बाद में उसकी वजाहत भी करते रहे कि हमसे ये हो गया और हमसे जल्दी में हो गया, हमसे ये हो गया। लेकिन बात ये है कि वकीलों का काम जो है ना वो जल्दी का होता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि रिलीफ तो इनको मिलेगा नहीं, अब तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 3 साल की सजा में रिलीफ का कोई इम्कान नहीं होता, ठीक है, यानी उस सजा को मुअत्तल करने का, ठीक है ना। चलो ठीक है। ये एक सफीना खान साहिबा, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो कड़े वार किए हैं। आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जो है वो मेहनत के बगैर हुकूमत में आई और अब उनको मेहनत करने की ज़रूरत है।
लेकिन ये तो एक मतलब कि तारीख गवाह है कि कोई भी सियासी जमात पहली दफ़ा अगर हुकूमत में आई है तो बगैर मेहनत की आई है। तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई अब मेहनत करना चाह रही है लेकिन उनको मेहनत की बजाय मुशक्कत करवाई जा रही है? जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दोनों एक डिफरेंट पैरल जो है ना वो इलेक्शन कैंपेन चल रही है। बिलावल भुट्टो जो है इमरान खान के ऊपर हाथ हल्का रखते हैं और उनके वाले जो है वो सख्त हाथ रखते हैं ये तासुर देने के लिए कि मेरा जो टिल्ट है वो इमरान खान की तरफ नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो यंग है और वो पीटीआई की यंग जो लॉट है उसको अपने साथ अटैच रखने के लिए सॉफ्ट हाथ रखते हैं उनके ऊपर। तो ये तो पॉलिटिकल मिमिक्स हैं जो जरदारी साहब कर रहे हैं। इससे मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जो आपने कहा कि जरदारी साहब ने कहा है कि 2018 में बिना मेहनत पे आ गई थी, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। पीटीआई का वजूद जो है उसके लोगों के सपोर्ट के साथ एक फिनोमेना बना। लोगों की सपोर्ट बहुत मैसिव किस्म की जो है वो सामने आई इमरान खान के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुक्तदर हल्के भी उन्हीं लोगों को वेलकम करते हैं जिनके साथ जो है पब्लिक सपोर्ट होती है। तो जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो इलेक्टेबल्स थे उन्होंने देखा कि एक हवा बन गई है इमरान खान की। लोगों का पढ़ा लिखा चंक जो है स्पेशली पॉश जो पाकिस्तान की एक आबादी है वो इमरान खान के साथ अटैच हो गई है। तो लोगों के अंदर, मैंने बहुत पहले भी मैं ये बार बार बात करती हूँ, परसेप्शन पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। तो जब वो परसेप्शन बन गई कि पढ़ा लिखा चंक जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, फिर सबने वन बाय वन करके लाइन पाइल अप होती चली गई। हमारे मुक्तदर हल्कों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया कि ये अब हमारी पाकिस्तान की आवाम के अंदर मतलब सपोर्ट तो उनको मिली ना। जी बिल्कुल, मैं तो उससे डिनाई नहीं करूंगी कि इमरान खान का जो पब्लिक सपोर्ट थी वो मौजूद थी, लेकिन वो वोटर में कन्वर्ट नहीं हुई थी पहले। तो जब इमरान खान को 2018 में मौका मिला फुल फ्लेज उस सपोर्ट के साथ, तो उसका नतीजा इमरान खान को इक़्तिदार मिला। ये कह लेकिन देना क्या कि नहीं वो आज आप फोर्सफुली समझते इमरान हैं कि खान को आज भेजा गया था, सपोर्ट मैं नहीं इससे है agree लेकिन करती। पब्लिक सपोर्ट है? सॉरी, say it again? मैं कह रहा हूँ आज भी आप समझते हैं कि आज वो सपोर्ट नहीं है उनको लेकिन पब्लिक की सपोर्ट जरूर है? देखिए, अब तो सपोर्ट छीनी जा रही है इमरान खान से। अब तो इमरान खान को तोड़ा जा रहा है। अब तो इमरान खान की पार्टी के कई टुकड़े कर दिए गए हैं। अब तो उसके वोटर और सपोर्टर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो स्ट्रेंथ जो इमरान खान को फ्रॉम वन डे मिली हुई थी पब्लिक की, वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहे। जिसका नतीजा आपके सामने है कि बल्ला छीन लिया गया, उनकी पार्टी तोड़ दी गई, पार्टी का नाम खत्म कर दिया गया। तो मतलब पब्लिक सपोर्ट तो स्टिल देयर, वो नहीं छीनी जा सकी है। बाकी पार्टी छीन ली, पार्टी का निशान छीन लिया, इलेक्टेबल छीन लिए, उनके जो लोग जमा करवाने जाते थे कागजात नामजदगी, वो छीन लिए जाते थे। तो जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो पब्लिक सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहे हैं। ठीक है जी। मोहसिन जावेद साहब, सर्वे से हटके भी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आसिफ जरदारी साहब ने बयान दिया, क्या मतलब आप भी ये समझते हैं कि उनको बगैर मेहनत के 2018 में आगे लाया गया? जी फराज साहब, मैं थोड़ी सी आपकी आवाज़ क्लियर सुन नहीं पाया, आप काइंडली रिपीट कीजिएगा। सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जरदारी साहब ने जैसे बयान दिया कि जरदारी साहब ने जब बयान दिया कि पीटीआई जो है 2018 के इलेक्शन में बगैर मेहनत के आगे आई, हुकूमत में आई, तो क्या आप भी समझते हैं कि बगैर मेहनत के हुकूमत में आई थी? जी देखिए, मेरा वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं जो बात कर रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूँ। और चूंकि देखें, बगैर मेहनत के तो कोई काम भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। उन्होंने, जारी बात है, इमरान खान साहब ने पिछले 22 साल इसके लिए एफर्ट की है, एक पार्टी को उन्होंने स्टैंड किया है और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कह देना कि बगैर मेहनत के वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो उसमें तो कोई सच्चाई नहीं हो सकती। उन्होंने डेफिनेटली मेहनत की है और वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ठीक है जी। रज़ा शाह साहब, आपके पास आऊँगा कि जरदारी साहब ने पीटीआई के हवाले से तो बात कर दी कि वो बगैर मेहनत के आए या फिर जो भी मामला थे, लेकिन अब ये भी मतलब कि बातें चल रही हैं, तासर दिया जा रहा है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो भी किसी डील के तहत आए हैं पाकिस्तान में, और हो सकता है उनको फिर आगे और भी उन पर शफकत का जो हाथ है वो रखा जाए। क्या इस हवाले से जरदारी साहब नहीं जानते? देखें, जरदारी साहब एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, साबिक सदर पाकिस्तान है, तो उनका हर बयान जो है वो मीडिया के लिए अहम होता है और उसमें से मायने तलाश करना भी ज़ाहिर एक दिलचस्प अमल होता है जिसका हिस्सा बनते हैं तमाम तज्ज़ियाकार हम समेत। तो जरदारी साहब का जो ये स्टेटमेंट है जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से दिया, ये एक सियासी बयान है और इस सियासी बयान को इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि इस वक्त
उनके अहदाफ क्या हैं, यानी जरदारी साहब क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे इन लाइन करके आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस बयान का मकसद क्या है और किस जानिब उनका इशारा है। जहाँ तक आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात की है, तो बात ये है कि पिछले 2 साल के दौरान बिलखुसूस और 6 साल के दौरान बिलउमूम पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के निज़ाम को इतना ज़्यादा डिस्कस किया गया है, जिसमें अच्छा, और डिस्कशन का ज़्यादा हिस्सा, डिस्कशन का बड़ा हिस्सा जो है ना, वो क़यास आराई पर मबनी है, इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है और डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ पर मबनी है, जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी का जो ट्रस्ट है वो निज़ाम पर से कम हो गया है। और यही वजह है कि हमारे सामने जब भी कोई ऐसी बात आती है कि जो हमारे दिल को नहीं लगती है, जो हमें पसंद नहीं आती है, जो हमारी पर्सनल चॉइस से हम आहंग नहीं होती, तो हम बड़े आसानी से उसके बारे में कोई बड़ी नेगेटिव किस्म की राय दे देते हैं कि वो लिफाफा पकड़ लिया होगा, ठीक है जी, या ये तो हैं ही चोर, या ये तो हैं ही बुरे। ये जो एक क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है ना, ये पाकिस्तान के अवाम का इंडिविजुअल नुकसान है, ये हर शख्स का इनफरादी नुकसान है कि वो उस निज़ाम पर से उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई कि जिस निज़ाम के तहत वो ज़िंदगी गुजार रहा है या गुजारने पर मजबूर है। तो किसी ऐसी जगह रहें आप कि जहाँ पर आपको भरोसा ही ना हो निज़ाम के ऊपर, तो ऐसी ज़िंदगी का फिर क्या मज़ा है? ये तो बड़ी बेमायने से ज़िंदगी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे बयानात सियासी मकासद के उसूल की हद तक ही अच्छे लगते हैं कि जिसमें एक दूसरे के ऊपर तंज़ो-मिज़ा हो जाती है, लेकिन उसको अवामी सतह के ऊपर ट्रस्ट को ख़राब करने का सबब बनने का मेरा ख्याल है हमें तो कम से कम उसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। ठीक है जी। वारिस राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक जो इल्ज़ाम है वो बार बार लगाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में दूसरी सियासी जमातों के साथ जो है जमहूरी तरीक़ाकार नहीं अपनाया। मतलब कि क्या 9-10 मई के वाक़े के बाद या फिर जो इस वक्त उनके ऊपर मुश्किलात हैं, इसके बाद वो कुछ सीखेंगे क्या? आइंदा वो मतलब कि इन मामलात को सुधारेंगे? क्योंकि निज़ाम में चलने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, बात ये है कि यानी आपसे गलतियां होती हैं, आपसे मिस्टेक्स होती हैं, आपसे ब्लंडर होते हैं, ठीक है, हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल। बात ये है कि क्या आप उसको दुरुस्त करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो दुरुस्त करने के लिए भी वो शख्स की शख्सियत देखी जाती है, उसके मुख्तलिफ मिजाज का जायजा लिया जाता है। जैसे कि अभी सर्वे की बात हो रही थी ना, पूरा सर्वे किया जाता है, उसका नफ्सियाती सर्वे होता है, उसका जो है ना समाजी सर्वे होता है, उसका सियासी सर्वे होता है और उसका जहनी सर्वे देखा जाता है, ठीक है ना। हम तज्जियाकार जो होते हैं ना, सियासी तज्जियाकार, तो मैं ये समझता हूँ कि जहनी और समाजी तौर से और सियासी तौर से जो है वो इमरान खान जो है वो कभी सियासी बन नहीं सकते और ना वो सियासी हैं और ना वो सियासी बन सकते हैं और ना उनका रवैया सियासी है। तो जहां तक वो सियासी, अगर सियासी वो होते और अगर वो सियासी होते तो ये कम से कम 9 मई का जो आपने हवाला दिया ना, तो कम से कम ये जो ब्लंडर जो है ना, इस किस्म का ब्लंडर हो नहीं सकता था। तो ये तो ऐसा है कि जाने गली मोहल्ले के जो लड़के करते हैं हल्लड़बाजी में, तो ये हल्लड़बाजी जो है ना सियासत नहीं होती। सियासत जो है ना एक संजीदगी का नाम है, सियासत तो एक दानिश का नाम है, सियासत समाज को देने का नाम है, सियासत सियासी शऊर अवाम में उजागर करने का नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के इमरान खान बतौर खास और पूरी के पूरी पीटीआई में वो सियासी शऊर नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि नाबलद है, जिससे वो अपनी पीटीआई को एक पॉलिटिकल जमात कभी भी बना पाए। कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। सही है। ये मेरा नुक्ता है। ठीक है जी। सफीना खान साहिबा, आपके पास आऊँगा कि जो भी मामला हुए अभी इस वक्त, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल टाइम है, टफ टाइम है, तमाम सियासी जमातों पर रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस मुश्किल हालात से कुछ सीखेगी आइंदा आने वाले वक्त में? कोई इनकार नहीं है, रियासत के वो शिकंजे में है,
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और आपको पता है कि जब रियासत अपना शिकंजा कसती है तो उसमें से निकल पाना नामुमकिन नजर आता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद पीटीआई सर्वाइव कर रही है। यही बहुत बड़ी बात है। सब रही बात के सिर्फ क्या पीटीआई ने ऐसा कुछ किया, तो माजी में नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना अगर गद्दारी के जुमरे में नहीं आता या किसी किस्म की उनकी पार्टी के ऊपर अताब नहीं आता तो मैं उनको लाडला कहूंगी। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत होती है तो पीटीआई के लोगों ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी थी। तो अगर वो किसी तमाम करने के बावजूद, उनके भी सेंटिमेंट थे जो हर्ट हुए थे, उनकी एक लीडर गई थी, जान से गई थी उनकी लीडर, लेकिन उसके बावजूद उनको रियासत ने उस तरह से ट्रीट नहीं किया। उनको यही कहा कि गुस्से में थे लोग, ठीक हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर पीटीआई के लोग, उनके जब लीडरों को पकड़ा जाता है और जो कि उसका रिएक्शन देने के लिए हमारी पाक रेंजर्स जो थी वो गिरफ्तार करने के लिए जाती है, पुलिस ली जाती है, तो ऐसा लगा कि जैसे फोर्सेस को जानबूझ के टारगेट करने के लिए सामने रखा गया ताकि लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो, लोग इश्तियाल में आए। तो वो जब आए और फिर लोग जो गए, उसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है। पीटीआई के लोग उसमें मुलव्वस थे, चाहे वो जज्बाती थे या उनको कोई खींच के लेके गया। मैं उससे, मेरी राय वही रहेगी कि मेरे लोग बीच में गए, अगर वो ट्रैप भी था तो ये ट्रैप में फंसे, इनको कोई घरों से उठा के नहीं लेके गया। लेकिन सिर्फ उनको इसलिए इस चीज का सजा देनी क्योंकि उनके साथ नौजवान, पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में उनके साथ है, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जिसमें रियासत ने अपनी रिट कायम करनी थी, रिट कायम कर रही है, लेकिन उसके इस रिट कायम करने के चक्कर में एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने उस साजिश में हिस्सा थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और उनको बाइज्जत बरी करके उनके घरों में छोड़ देते हैं। तो ये किस किस्म का, ये रियासत का इंसाफ मेरी समझ से बालातर है कि जो लोग लूट रहे थे, जो लोग इश्तियाल दिलवा रहे थे, जो लोग वहां प्रैक्टिकली मौजूद थे, उनसे आप सिर्फ ब्रेक का कहते हैं टाइम कि वगैरह चलो आप प्रेस जल्दी वाइंड अप कॉन्फ्रेंस करो, कीजिए। माफी मांगो, निकल जाओ। चले ठीक है जी, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, जुड़े रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक इन वी टॉक। रजा सैयद साहब, बहुत अहम सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा कि परवेज़ खटक साहब ने आज एक बड़ा दावा किया है कि जी हमें बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई है लेकिन हमने मुस्तरद कर दी है। आखिर सवाल ये है कि आखिर ये ऑफ़र किसने की है और क्या किसी एक पार्टी से छीन कर दूसरी पार्टी को ऑफर करवाना, ये निशान, इंतखाबी निशान, क्या ये एक सवालिया निशान नहीं है सर? देखिए, मुझे इसका इस परवेज़ खटक साहब से मंसूब रजा सिंह साहब, आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे जो आप ये बता रहे हैं सवाल आपका परवेज़ खटक साहब से मंसूब इस बयान का कॉन्टेक्स्ट मेरे सामने मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत वाज़ेह तौर पर तो नहीं कह सकता कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये बात कही है। लेकिन आम तौर से ये बात बईदस क़यास है कि किसी को ऑफ़र हो, मतलब ये कोई मार्केट नहीं है, ये कोई पाक व्हील्स के ऊपर गाड़ी की खरीदो फरोख्त का काम नहीं हो रहा कि जिसमें कोई किसी को ऑफ़र दे देगा कि आप ये निशान ले लें या ये ना लें तो वो ले लें। ये परवेज़ खटक साहब से मंसूब इस बयान को मैं कोई संजीदा बयान नहीं मानता, और ये बात अगर उन्होंने कही भी है तो ये गैर संजीदा बात है, उनको नहीं कहनी चाहिए थी। और अगर उनको किसी ने ऑफ़र की है तो फिर सवाल पूछने वाले को उनको घर तक छोड़ के आना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि आपको ऑफ़र किसने की है, कब की है और किन शराइत के साथ की है। तो अगर परवेज़ खटक साहब को वाकई किसी ने ऑफ़र की होती तो, और उनमें हिम्मत होती कि वो उस ऑफ़र करने वाले का नाम और मुकाम भी बताते, तो फिर शायद हम उस पर तज्ज़िया करते हुए भी अच्छे लगते आपको। ठीक है जी। वारिस रज़ा साहब, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ ही आऊँगा क्योंकि परवेज़ खटक साहब ये भी दावा करते हैं कि जी मुझे बानी जो पीटीआई, पहले उन्होंने सदर बनाने का लालच दिया, फिर उन्होंने एक और भी मतलब कि लालच दिया, लेकिन मुझे वज़ीर दिफ़ा बना दिया। लेकिन मेरे उसके साथ वज़ीर दिफ़ा बनने से मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए और आज उनका ये बयान आ गया कि बल्ले का जो निशान है वो हमें मिलने की ऑफ़र हुई है और हमने मुस्तरद कर दिया। क्या आप समझते हैं कि ये कोई ऑफ़र हुई है या फिर एक गैर संजीदा बयान है उनकी तरफ? ताल्लुकात तो परवेज़ खटक के बहुत अच्छे हो गए और उसकी वजह यह है कि इसी अच्छे हो गए तभी तो पार्लियामेंटेरियन पार्टी बना ली है और वो रजिस्टर्ड भी हो गई है। तो ताल्लुकात तो वो सही कह रहे हैं कि वज़ीर दिफा जो है वो बनाया इसलिए था कि खुद ऐलान लगाया जाए, लेकिन उस वज़ीर दिफा ने जो जहां उसको ताल्लुकात बनाने थे वहां बनाकर और पार्लियामेंटेरियन को रजिस्टर करवा लिया। और जहां तक ये बात है कि मुझे नहीं पता, जैसे कि रजा साहब ने कहा कि उनको ऑफर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है, यानी मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस में इसका करूंगा कि ये जानबूझकर परवेज़ खटक साहब
जो पीटीआई का जो वोटर है और जिससे जो वोटर सियासी वापसी यानी एक जज्बाती वापसी के साथ बल्ले से चिपका हुआ है, उसको जो है ना शायद वो अपनी तरफ टिल्ट करने के लिए वो ये बात कह रहे हैं, नहीं तो इससे ज्यादा इस बात की कोई अहमियत नहीं। सही है। सफीना खान साहिबा, कल पीटीआई जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर रही है। फ़र्ज़ करें उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनके पास बल्ले का निशान भी नहीं रहेगा, मतलब कि कोई बाकायदा तौर पर पार्टी भी समझ से बाहर, क्योंकि अब तो चेयरमैन भी नहीं है कोई फ़िलहाल। तो क्या लेकिन एक बात है, अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर जो इनके उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज़ादाना हैसियत के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन उम्मीदवार पीटीआई के नाम पे वोट लेंगे, बानी पीटीआई के नाम पे वोट लेंगे, ये क्या कैसे कन्फर्म कहा जा सकता है कि जीतने के बाद वो किसी और सियासी जमात को ज्वाइन कर लें, या फिर इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या उनके वकला को? फ्रांस, इफ यू अलाउ मी, तो मैं परवेज खट्टर के बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, फिर मैं आपके मेन की तरफ जाऊंगी। परवेज खट्टर का ये कहना कि मुझे खुद लाइन लगाने के लिए वजीर दिफा दे दी गई थी, मुझे लगता है कि उनकी सियासी बसारत पे मुझे शक हो रहा है। वजीर दिफा इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल मिनिस्ट्री, और वो उसी को दी जाती है जिसके ऊपर उस पार्टी के लीडर को यकीन होता है कि ये वहां पर ताल्लुकात हमारे अच्छे करेगा। तो ये कह देना कि उन्होंने मुझे खुद लाइन लगाने के लिए ये वजारत दे दी थी, मुझे आप वजीर दिफा बता दें, मैं प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग और ताकतवर समझूंगी, क्योंकि वो आपको और मुझ समेत सबको पता है कि किनके साथ डायरेक्ट लिंक अप होते हैं। तो वो उन्होंने कहे कि वो बेटर। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मुझे किसी ने कहा है कि जी ये पार्टी का निशान तुम ले लो, मुझे लगता है कि बहुत ही लोअर लेवल के शख्स ने इनके साथ डिस्कशन में वैसे बात कर दी होगी कि आप अप्लाई कर लें, इसके लिए शायद आपको मिल जाए। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो इदारों जो जिनकी तरफ इनका इशारा है, वो इस किस्म की बात करके अपनी बात के वजन को खत्म नहीं करेंगे। और ना ही अगर अगर इनसे किसी ने बात की होती तो परवेज खट्टर की जरूरत ही ना होती कभी कि वो पब्लिक में आके ये रिपीट भी कर देते कि मुझे किसी ने ऑफर किया है। ये तो था परवेज खट्टर की बात। अब आपने जो सवाल किया है कि जो पीटीआई है वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगी, डेफिनेटली अगर उनके उनके पास बल्ले का निशान नहीं रहता है, तहरीक इंसाफ का भी निशान नाम नहीं रहता उनके साथ, तो पीटीआई जो है वो आजादाना हैसियत से ही पार्लियामेंट के अंदर जाएगी। और अगर जाती है तो डेफिनेटली वोट बैंक तो है वो तो इमरान खान साहब का ही मिलेगा, क्योंकि वो अपने एरिया में लोगों को बता देंगे, इमरान खान की फोटोज लगा के लोग चले जाएंगे कि यहाँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनको वोट भी मिल जाता है और वो जीत भी जाते हैं, उसके बाद अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर क्या इनके पास मतलब कि हिकमत अमली होगी? ये डेफिनेटली, ये तो मुझे लगता है जिस किसी ने भी ये प्लान किया है वो स्मार्टली प्लान किया है, कि जब भी ये लोग पार्लियामेंट में आ भी जाएं तो इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होगा। फिर इमरान खान साहब का प्रेशर नहीं होगा, किसी पार्टी का प्रेशर नहीं होगा, वो जहां चाहे जिस तरफ चाहे उनको हाँका जा सकता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने 2021 में लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा होने वाली जो पार्लियामेंट होगी उसमें आजाद कैंडिडेट बहुत ज्यादा बहुत बड़ी तादाद में शामिल होंगे। तो शायद ये मैंने कोई क्या कहते हैं फ्यूचर मेरा देख लिया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो डेफिनेटली उसमें इमरान खान को तो नुकसान होगा, लेकिन जो कैंडिडेट जाएंगे जीतकर उनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकेगा। किसी तरफ भी अगर जरदारी साहब को का प्राइम मिनिस्टर लाना है तो उस तरफ सारे के सारे चले जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और अगर लगेगा कि लेकिन इस हवाले से कोई पीटीआई के वकला कोई हिकमत अमली नहीं तैयार करनी चाहिए? पीटीआई के वकला, आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है कि वो उनके अंदर बसीरत की कमी है। वो मुझे ज्यादा सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, मुझे वो ज्यादा मीडिया वो कहते हैं कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट करें, ग्राउंड पे वो काम उनको जीरो है उनका। हाँ, ठीक है जी। रजा सैयद साहब, मैं आपके पास भी इसी सवाल के साथ आऊँगा कि ज़ाहिर बात है अभी पार्टियां छुड़वाई जा सकती हैं, मतलब कि टिकट ना लेने के वाले से वीडियो बयान भी जारी हो चुके हैं कई सियासी रहनुमाओं के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इलेक्शन में भी कुछ सियासी रहनुमा जो हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे। तो सर, अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत भी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर, तो फिर वो किसी और सियासी जमात में भी शामिल हो सकता है ना? उस वक्त की जो सूरत हाल थी वो आज की सूरत हाल से कदरे मुख्तलिफ थी, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा नशिस्तें जिस जमात ने हासिल की, उस जमात के अरकान में से 18 अरकान को रातों रात एक नई पार्टी बनाकर और अपने वोट दूसरी तरफ मुंतकिल करने का बंदोबस्त हो गया। और वो पेट्रियाट्स के नाम से वो 18 अरकान का ग्रुप था
उन 18 पेट्रियट्स में से 8 लोगों को फेडरल मिनिस्ट्रीज मिल गई, बड़ी पावरफुल किस्म की, जिसमें वजारत दाखिला और वजारत खारजा और वजारत मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्ट्री भी शामिल थी। जी जी। तो ये जो पाकिस्तान में या पार्लियामान में जो जोड़ तोड़ की सियासत होती है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये माजी में भी चलती रही है, ये आगे भी चलेगी, और ये जमहूरियत का एक फीचर है। आप अगर भारत में देख लें तो भारत में भी ऐसा ही होता है। वहाँ की असेंबलियों में भी इलेक्शन से पहले की अलाइनमेंट्स अलग होती हैं, इलेक्शन होने के बाद जब नंबर गेम की बारी आती है तो फिर कुछ और रास्ते इख्तियार होते हैं। इवन बरतानिया जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वहां पर भी ये होता है। हमने देखा कि पिछले 5 वजीर आजम चेंज हुए उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया उन्होंने, क्योंकि टर्म पूरी नहीं हुई थी। 5 मुख्तलिफ वजीर आजम एक के बाद एक आते रहे, और उनकी हुकूमतें गिरती रहीं और बनती रहीं इश्यूज की बुनियाद के ऊपर। यानी जो नेशनल इश्यूज थे उनके ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती थी और फिर नई गवर्नमेंट बनती थी, उन्हीं में से कोई नया आदमी उठ के आता था। तो जमहूरियत जितनी ज्यादा मेच्योर होती है उतनी ज्यादा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और उतनी ज्यादा उसके अंदर से रिजिडिटी कम होती है। तो पाकिस्तान में भी आपको ये अमल जो है ये आगे बढ़ता हुआ, चाहे उसकी रफ्तार बहुत स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन ये अमल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगले इलेक्शन में ये सबको नजर आ रहा है कि कोई एक सियासी जमात शायद सादा अक्सरियत ना ले सके, तो फिर तो जाहिर है जो भी हुकूमत बनेगी वो कोalition गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर आज़ाद अरकान भी होंगे, ठीक उसके है अंदर जी, छोटी ठीक सियासी है। जमातों का वारिस रजा इत्तेहाद भी। साहब, आपने सफीना खान साहिबा और रजा सैयद का भी मौक़िफ़ जाना। क्या ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, मतलब कि आज़ाद उम्मीदवार उतारेंगे और बाद में फिर ये तो साफ हो जाए, पता ही साफ हो जाएगा ना इनका, ये तो कम ही कोई नहीं होगा ना, क्योंकि पार्टियां छुड़वाई जा सकती हैं, तो फिर किसी पार्टी में शमूलियत करवाना मुश्किल काम ही नहीं है। क्या ये प्लानिंग के तहत हो रहा है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। और जो रजा साहब ने कहा है, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा कि डेमोक्रेसी जो है उसमें आज़ाद उम्मीदवारों का जो आना होता है या उनके मुंतखब होने का जो सिलसिला होता है, वो जितना कम से कम होगा ना, उतना हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है ना, या डेमोक्रेसी या पार्लियामानी सियासत ज्यादा मुस्तहकम होगी। तो ये जो आज़ाद अरकान को मुंतखब करने का जो रुझान है, ये बुनियादी तौर से ये रुझान कोई डेमोक्रेटिक रुझान नहीं है। ये जो है वो सरमायादार सरदारी, जागीरदारी और खानों के निज़ाम को, जो इलेक्टेबिल्स जिसको आप कहते हैं, उस निज़ाम के, उस गुलामाना निज़ाम का एक परतो है, उस गुलामाना निज़ाम का एक यानी निशानी है। टाइम आज़ाद शॉर्ट है, ज़रा उम्मीदवार, जल्दी वाइंड अप कीजिएगा। हाँ, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जो होता है वो उसका वोटर नहीं होता, बल्कि वो वोटर जो उसके कमी लोग होते हैं ना, कमी काम करने वाले जो कमी लोग होते हैं, किसान होते हैं, ये ठीक है होते जी, हैं, ठीक है वारिस रजा वो साहब, वो प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।